हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम इन फिजिक्स विद राहुल गिरी। स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसमें आपने डिफरेंस वगैरह कुछ आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था। आइए उसी सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। करंट के बारे में कुछ आपने पढ़ा हुआ था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह भी। उसी में आइए हम अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, है ना। जब कोई चार्ज सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी। जब कोई चार्ज सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तब करंट की वैल्यू क्या होगी। तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं। माना कि ये कोई सर्कुलर पाथ है, इस पर कोई चार्ज है Q, इस पर कोई चार्ज है Q, फ्रीक्वेंसी F से रिवॉल्व कर रहा है। सर्कुलर पाथ की रेडियस में R ले सकता हूं भाई। माना कि स्पीड V से, फ्रीक्वेंसी F से ये चार्ज रिवॉल्व कर रहा है। देन करेस्पॉन्डिंग करंट क्या होगी। इफ चार्ज Q इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ with velocity V, then what will be the corresponding current। स्टूडेंट, corresponding करंट की बात मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, तो डेफिनेशन में मैंने बताया था कि किसी गिवन क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम, किसी गिवन क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम जितना चार्ज पास करता है उस क्रॉस सेक्शन से फ्लो होने वाली करंट उतने एम्पियर होती है। द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू करंट थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन। ओके, अब आप ये जो सर्कुलर पाथ है इसके अराउंड एक क्या बोलते हैं, एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर लीजिए। यही क्रॉस सेक्शन मान लीजिए, है ना। माना कि चार्ज पर यूनिट टाइम 100 टाइम्स पास कर रहा है इसको। कितनी बार? 100 टाइम। कितनी बार? 100 टाइम पर सेकेंड। एक बात जरा आप लोग विचार कीजिए स्टूडेंट्स, अगर माना कि ये कोई क्रॉस सेक्शन है, हमारे पास चार्ज Q वाले 100 गोले हैं। कितने? 100 स्फीयर्स आर चार्ज्ड बाय Q कूलम। Q कूलम का एक, Q कूलम का दूसरा, Q कूलम का तीसरा, Q कूलम का चौथा, ऐसे 100 स्फीयर्स हैं। उन 100 स्फीयर्स को एक सेकंड में मैं इसके भीतर से पास करा दूं, इसके भीतर से पास करा दूं, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स इसमें से फ्लो हुआ चार्ज हो जाएगा 100 Q। कितना? एक गोले पर चार्ज Q, तो 100 गोले पर जो चार्ज होगा हो जाएगा 100 Q। बात समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? एक गोले पर चार्ज Q है तो 100 गोले इससे एक सेकंड में पास किए हैं, मतलब इससे जो चार्ज पास किया है एक सेकंड में वो है 100 Q। कितना चार्ज पास किया? 100 Q पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, 100 Q चार्ज पास किया इन अ सेकेंड। ओके, एक सेकंड में अगर 100 Q चार्ज पास किया तो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट, यानी करंट की वैल्यू यहां पे हो जाएगी 100 Q। यहां पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 Q। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास 100 स्फीयर थे, जो हमारे पास 100 स्फीयर थे, 100 के बजाय एक ही स्फीयर हो। क्या? 100 के बजाय एक ही स्फीयर हो, वही 100 टाइम पास कर जाए। गया, घूम के आया, फिर गया, फिर घूम के आया, फिर गया, फिर घूम के आया, फिर गया। यानी इस क्रॉस सेक्शन से एक ही चार्ज Q 100 टाइम पास कर जाए पर यूनिट टाइम, तो भी इस क्रॉस सेक्शन में यही फीलिंग आएगी कि यहां पे 100 कूलम का चार्ज गया। क्या फीलिंग आएगी?
100 कूलम का चार्ज पर यूनिट टाइम पास किया। तो इस क्रॉस सेक्शन से लिंक्ड तब भी करंट होगी 100 की। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यानी चार्ज Q फ्रीक्वेंसी F से रिवॉल्व कर रहा है। फ्रीक्वेंसी F मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या भैया? मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी आपका मतलब है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम। तो भैया 1 सेकंड में फ्रीक्वेंसी F, अगर हम SI सिस्टम की बात करें तो यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड, इन SI सिस्टम है। तो पर यूनिट टाइम 1 सेकंड में कितना चार्ज पास किया? 1 सेकंड में कितना चार्ज पास किया? Q इंटू F, Q इंटू F पास किया। और 1 सेकंड में जितना चार्ज पास किया उतनी ही करंट पास की, है ना? बोलो भैया, 1 सेकंड में जितना चार्ज पास किया उतनी ही करंट पास की। यानी फ्रीक्वेंसी F है, मतलब इस क्रॉस सेक्शन से चार्ज F टाइम पास करेगा। F टाइम पास करेगा मतलब पर यूनिट टाइम इससे जो चार्ज पास किया है वो Q इंटू F है। तो इससे जो लिंक्ड करंट मानी जाएगी, है ना, इस सर्कुलर पाथ की जो करंट करेस्पॉन्डिंग करंट मानी जाएगी वो Q इंटू F मानी जाएगी। ओके, QF, F मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्या? फ्रीक्वेंसी मतलब 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू Q बाई कैपिटल T। क्यों? क्योंकि F इज इक्वल टू 1 बाई कैपिटल T। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। पढ़े ना? टाइम पीरियड मतलब द टाइम इंटरवल इन विच द चार्ज कंप्लीट्स इट 1 रिवोल्यूशन। द चार्ज कंप्लीट्स इट्स 1 रिवोल्यूशन। जितने समय में एक चक्कर कंप्लीट करता है वो टाइम पीरियड है। Q बाई T हो गया, है ना? अच्छा, टाइम आ गया। टाइम के बाद अगर एक बात मैं और करूं कि इसकी रेडियस और वेलोसिटी में रिलेशन लाने की कोशिश करूं तो 1 रिवोल्यूशन की लेंथ, 1 रिवोल्यूशन में ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 रिवोल्यूशन है 2 पाई r, है ना? अब वेलोसिटी दे रखा है v, तो टाइम बराबर होता है 2 पाई r बाई v। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, यहां पे पुट कर सकते हैं। I इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन 2 पाई r अपॉन v। v प्लट के ऊपर गया तो QV बाई 2 पाई r। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से फ्रीक्वेंसी गिवन है या टाइम पीरियड गिवन है या वेलोसिटी और रेडियस गिवन है, इन सब बातों पर डिपेंड करते हुए आप ये अलग अलग फार्मूले लिख सकते हो। एंगुलर, कभी कभार स्टूडेंट्स ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी देता है। क्या देता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f। दिस इंप्लाइज दैट f इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, सॉरी f इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई, f इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई, है ना? एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या आप लोग पढ़े होंगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ से आएगा f इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा Q ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो स्टूडेंट्स, कौन सी क्वांटिटी गिवन है उसके बेसिस पे आप रिक्वायर्ड फॉर्मूला लगा सकते हैं। कभी आपको क्वेश्चन मिलता है कि चार्ज Q है, रिवॉल्व कर रहा है, तो करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू निकालनी है, तो आप सीधा कर दो चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी, या चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, या चार्ज इंटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 पाई, या चार्ज इंटू स्पीड अपॉन 2 पाई इंटू रेडियस। यानी आप सबको एक साथ रखने की कोशिश करें तो I इक्वल टू हो जाएगा QF इक्वल टू Q बाई टी इक्वल टू Q इंटू ओमेगा बाई 2 पाई इक्वल टू क्या आ रहा है Q इंटू V बाई 2 पाई R।
These are the values of current corresponding to a charge revolving in a circle of radius r. ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं इन ए हाइड्रोजन एटम an electron is revolving in an orbit of radius 5.0 into 10 to the power minus 11 meter with a constant speed of 2.2 into 10 to the power 6 meter per second। मतलब एक हाइड्रोजन एटम में ऑर्बिट की रेडियस दिया हुआ 5.0 10 to the power minus 11 मीटर। इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है विद ए स्पीड ऑफ 2.2 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड द इक्विवेलेंट करंट। तो इक्विवेलेंट करंट की वैल्यू क्या होगी? तो स्टूडेंट वेरी सिंपल, मैंने कहा क्या, आप सीधा फॉर्मूला यूज कर लीजिए। I इक्वल टू होता है Q इंटू ई वी बाई 2 पाई आर। बताया था ना, रेडियस ऑफ ब्लास्ट दिया होगा तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो I इक्वल टू Q का वैल्यू, मूव करने वाला कौन है? मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहां पे लिखा जाएगा 1.6 10 to the power minus 19 इंटू वी, स्पीड दे रखा है 2.2 इंटू 10 to the power 6 अपॉन 2 इंटू पाई 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितना दे रखा है 5.0 इंटू 10 to the power minus 11। आप इसको सॉल्व करिए 1.12 इंटू 10 to the power minus 3 एम्पियर, यानी जो वैल्यू ऑफ करंट आएगी 1.12 मिली एम्पियर आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे माना कि ये दिया हुआ है, ये देखिए ये कोई कर्व दिया हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा गया है। अब बोला है कि इधर करंट रिप्रेजेंट की जा रही है I इन एम्पियर, ठीक है, और इधर टाइम रिप्रेजेंट किया जा रहा है इन सेकेंड। और स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 लिखा गया है और यहाँ पे 10 लिखा गया है ना। बोला गया है कि 10 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ। फाइंड चार्ज फ्लोन इन 10 सेकेंड। 10 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो भाई साहब, मैंने आप लोग को बताया था I इक्वल टू एरिया अंडर IT कर्व। एरिया अंडर IT कर्व। 10 सेकंड की बात किया गया, शुरुआत से 10 सेकंड में, मतलब यहां से यहां तक टाइम कि पूरी एरिया आपको निकालनी पड़ेगी। ये एरिया पूरी एरिया। यहां पर देखिए दो बातें हो गई, एक हो गया ट्राइंगल, एक हो गया रेक्टेंगल। आप ट्राइंगल के एरिया निकालिए, जो आएगी उसमें रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर दीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस मतलब यहां से यहां तक है जो कि 5 इंटू हाइट ये है जो कि 5 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब यहां से यहां तक लेंथ 10 - 5 यानी हो जाएगा 5 इंटू ये हाइट जो कि है 5। Q इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 5 यानी 25, दोनों में कॉमन कर लें। 1/2 प्लस 1 बचेगा, 25 बाहर यानी 3/2 इंटू 25 आ जाएगा कितना। Q इक्वल टू 75/2 पॉइंट में निकालें तो 37.5 कूलॉम। इतना चार्ज शुरुआत के 10 सेकंड में फ्लो कर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आते हैं क्वेश्चन पे। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड डिस्चार्जेस 6.1 × 10⁻16 Na plus ions and 4.6 × 10⁻16 Cl minus ions in 2 seconds. Find the current passing through the solution. तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। बात ये की जा रही है कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन में मान लीजिए कैथोड और एनोड है ना।
एक तरफ ये यहाँ पे माना कि पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। इसमें Na+Cl- आयंस हैं, ये इस पर आकर के, है ना, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पर, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पर जाके जो है कोइंसाइड होंगे, तो उसके बाद उन्हीं की वजह से करंट का फ्लो होता है। तो ज़्यादा इन पर डिस्कस नहीं करना, मेन बात अपने को चार्जेस की बात करनी है। इतने चार्ज और डिस्चार्ज होते हैं, मतलब कि टोटल कितने चार्ज डिस्चार्ज हुए, टोटल कितना चार्ज सोल्यूशन में डिस्चार्ज हुआ। तो दिस Na+, एक Na+ पे कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 Na+ आयन इक्वल टू E, कितना होता है, जितना कि एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, बट वो पॉजिटिव आएगा, +E आएगा, क्या है, +E, है ना। और स्टूडेंट्स दूसरी बात की जाए तो इतना है, तो टोटल चार्ज यहां पे जो पर सेकंड की बात कर रहा है ना, ड्यू टू Na+ आयन कितना हो रहा है, 6.1 इंटू 10⁻16 E, ओके, जो कि पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, ओके। और दूसरी बात Cl- आयन, चार्ज ऑन 1 Cl- आयन, ये माइनस ही, एक ही निगेटिव है ना, एक निगेटिव का मतलब माइनस ही, दो निगेटिव होता तो -2E, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का दोगुना, 3 निगेटिव होता तो -3, एक ही है तो सिर्फ माइनस ही, है ना। तो टोटल चार्ज ड्यू टू Cl- आयंस, ओके। तो क्या आएगा, देखिएगा जरा, 4.6 इंटू 10⁻16 E, जो कि नेगेटिव होगा, कैसा होगा, नेगेटिव। स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बता दूं, वेरी सिंपली समझने की कोशिश करिएगा। माना कि 10 कूलाम का चार्ज आता है लेफ्ट, 10 कूलाम का चार्ज लेफ्ट आता है, अब -10 कूलाम का चार्ज राइट जाता है, ठीक। तो टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ, टोटल कितना, तो नेगेटिव चार्ज इन अ डायरेक्शन इज इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव चार्ज इन अपोजिट डायरेक्शन विथ सेम अमाउंट। फिर से समझिए, अगर -10 कूलाम का चार्ज राइट गया है, तो आप इसका इक्विवेलेंट मान सकते हैं कि +10 कूलाम का चार्ज राइट आया है ना। आप बोले -10 कूलाम का चार्ज राइट गया है, या आप बोले +10 कूलाम का चार्ज लेफ्ट आया है, करंट के कैलकुलेशन में दोनों बातों का एक ही महत्व होगा, एक ही अर्थ होगा, ठीक है। तो -10 कूलाम चार्ज राइट या +10 कूलाम चार्ज लेफ्ट। हमारा क्वेश्चन कहता है कि +10 कूलाम राइट लेफ्ट और -10 कूलाम राइट, दूसरा क्वेश्चन इससे छोड़ो, है ना। तो कह रहे हैं तो करंट की वैल्यू क्या होगी, तो हमने कहा कि आप कैसे कैलकुलेट करिए, आप कहिए कि +10 कूलाम राइट जो गिवन है वो तो ठीक है, पर जो लेफ्ट बोला है नेगेटिव, उसको आप पॉजिटिव बोल के राइट बोल दो, है ना। आप इसी चीज को ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, +10 राइट था ऐसे रहना चाहिए, बस जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव बोल कर डायरेक्शन अपोजिट कर दीजिए, एक ही बात होगी। तो अब कुल कितना चार्ज फ्लो हुआ क्रॉस सेक्शन से, ऐड कर लेंगे 10 + 10 = 20 कूलम, ओके। मतलब अपोजिट चार्जेज अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव किए हैं तो उनको सीधा सीधा ऐड कर लेते हैं, लेकिन अगर सेम चार्जेज अपोजिट चार्जेस सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो उनको माइनस कर लेंगे। जरा सोचिएगा, इसी की जगह पे अगर, है ना, अगर ये 10 कूलाम का लेफ्ट आया है, अब -10 कूलाम का लेफ्ट आता,
तो +10 -10 टोटल क्या हो जाता है, 0 ना हो जाता। तो अपोजिट चार्जेस सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो उनके मैग्नीट्यूड को माइनस कर लेंगे। जैसे माना कि इधर दे रखा है 8, कितना 8, 10 कूलम का लेफ्ट -8 कूलम का लेफ्ट, दो चार्जर लेफ्ट में आए हैं ना, तो जो नेट चार्ज आएगा 10 - 8 = 2 कूलम का आएगा लेफ्ट में। ओके, तो सेम मतलब डायरेक्शन में अपोजिट नेचर वाले चार्जेस अगर ट्रेवल करेंगे तो नेट चार्ज निकालने के लिए उनके मैग्नीट्यूड्स को माइनस करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शंस में अपोजिट नेचर वाले चार्जेस अगर मूव करेंगे उनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड करेंगे। ठीक है, ये बात अच्छे से तैयार रखिएगा। और एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा, नेट पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, नेट पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा करंट की डायरेक्शन वही होगी, है ना, नेट पॉजिटिव। और एक बात और भी मैंने बताया कि नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इज इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव चार्ज विद अपोजिट डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में जितना नेगेटिव आप उतना ही चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में बोल दो तो पॉजिटिव, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था अभी। ठीक, तो अब मैं बता रहा हूं, यहाँ पे देखिए Na+ Cl- अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसलिए दोनों के चार्जेस को ऐड कर दिया जाएगा। अरे पर सेकंड है, अतः करंट I = हो जाएगा टोटल चार्ज, मतलब 6.1 × 10⁻16 × E प्लस 4.6 × 10⁻16 × E होल अपॉन टाइम जो कि 1 सेकेंड। I = जो कॉमन है कॉमन कर लेते हैं, 6.1 प्लस 4.6 बचेगा इंटू 10⁻16 E तो कॉमन हो जाएगा। ओके, ऐड कर लेंगे, इधर 7 आ जाएगा, 10.7 × 10⁻16 E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19। इसी को आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, रिक्वायर्ड आंसर आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स एक बार जरा ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। क्या हुई है कि हमने पर सेकंड बोल दिया इसको, लेकिन नहीं, ये 2 सेकंड में बोला है। कितने बोला है, 2 सेकंड में। तो टाइम की वैल्यू जो यहाँ पे मैंने 1 सेकंड रखा है, यहाँ पे 2 रखा जाएगा। 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे अपॉन 2 रहेगा। और अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8.53 × 10⁻³ एम्पियर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कैरियर्स ऑफ करंट। कैरियर्स ऑफ करंट का मतलब क्या हुआ कि ऐसे स्पीसीज, ऐसे पार्टिकल्स, है ना, ऐसे पार्टिकल्स या स्पीसीज जिनके ट्रेवल करने से करंट का फ्लो होता हो, उन्हें कैरियर्स ऑफ करंट बोलते हैं, है ना। द पार्टिकल्स आर स्पीसीज फ्लो ऑफ विच constitute an electric current are known as carriers of current. Carriers of current students अलग अलग जगहों पर अलग अलग होते हैं, जैसे सॉलिड्स में अलग, लिक्विड में अलग, गैसेस में अलग, डिस्चार्ज ट्यूब्स में अलग। आइए सबसे पहले बात करते हैं इन सॉलिड। सॉलिड्स में 2 तरह की बात होती है। सॉलिड्स में एक बात होती है कंडक्टर की, दूसरी बात होती है सेमीकंडक्टर की। कंडक्टर में क्या बात होती है? कंडक्टर में स्टूडेंट्स मैं आपको बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दे चुका हूं पहले ही लेक्चर में। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं मूव करते हैं और उन्हीं के मोशन से जो है करंट फ्लो करती है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वही मूव करते हैं और उन्हीं के मोशन से करंट फ्लो करती है। मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर्स ऑफ कंडक्टर्स इन कैरियर्स ऑफ करंट इन द कंडक्टर। ओके, इन कंडक्टिंग बॉडीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर्स। ओके, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है?
इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेमीकंडक्टर में क्या बात होती है? अब स्टूडेंट्स आप लोग के सामने बहुत बड़ी समस्या, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो सर ये सेमीकंडक्टर ये नया नाम कहाँ से ले आ रहे हैं। देखिए भैया, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। कंडक्टर का मतलब ऐसे मटेरियल्स जो करंट को फ्लो होने देते हैं, इंसुलेटर मतलब ऐसे मटेरियल्स जो करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं। ओके, वो इंसुलेटर्स। लेकिन स्टूडेंट्स ये सेमीकंडक्टर्स इनके बीच की कड़ी है ना। ये करंट को फ्लो भी होने देते हैं, ब्लॉक करने का भी काम करते हैं। ये सेमीकंडक्टर्स हैं, है ना। इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच में होती है। बताया कि करंट को फ्लो भी होने देते हैं, करंट को फ्लो होने से रोकते भी हैं, ब्लॉक भी करते हैं, तो इसलिए दोनों के बीच में है, तो इन्हें सेमीकंडक्टर नाम दिया गया। हिंदी में इनको अर्धचालक कहते हैं। चालक को चालक और अर्धचालक। तो आइए अर्धचालक के बारे में बताते हैं। अर्ध मतलब आधा, चालक मतलब चलने दे, आधा चलने दे। सेमी कंडक्टर में भी वही बात, वही फीलिंग आ रही है आप लोगों को। इनमें चार्ज कैरियर्स कौन कौन से होते हैं उसको बताने के लिए मुझे थोड़ा सा आपसे हेल्प लेनी पड़ेगी। सेमी कंडक्टर जनरली ऐसे एलिमेंट्स या एटम से मिलकर बने होते हैं जिनकी वैलेंसी 4 होती है, यानी जिनके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं, है ना। स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं। माना कि हमारे पास जर्मेनियम है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन को मैंने दिखा दिया। दूसरा जर्मेनियम होगा, उसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, उन चारों को भी ऐसे दिखाया जा सकता है। ऐसे तीसरा जर्मेनियम होगा, उनके भी 4 इलेक्ट्रॉनों को ऐसे दिखाया जा सकता है। और अगला जर्मेनियम, चौथा एक और लेता हूं मैं, है ना, उनके भी 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा सकते हैं। अगला जो जर्मेनियम है उसके भी 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा सकते हैं। इस तरह से एक जर्मेनियम जो होता है अपने पड़ोसी 4 जर्मेनियम के साथ ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से जितने जर्मेनियम एटम होते हैं जर्मेनियम क्रिस्टल में, सारे जर्मेनियम अपने नेबरिंग 4 जर्मेनियम के साथ शेयरिंग करके एक ठोस, एक मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और करंट का कंडक्शन नहीं हो सकता है। तो हाँ स्टूडेंट्स, बाद में बता रहा था, इस तरह से प्रत्येक जर्मेनियम इस तरह से बिल्कुल बंधा होता है, इसके सारे इलेक्ट्रॉन भी बाउंडेड होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन करंट कंडक्शन के लिए फ्री नहीं होता है। लेकिन स्टूडेंट्स कभी टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर के बढ़ने वगैरह से टेम्परेचर ज़्यादा होता है या पोटेंशियल डिफरेंस लगता है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, बीच में जो स्पेस खाली होता है यहाँ पे आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे एक खाली स्पेस बच जाता है। और ध्यान देने की बात है स्टूडेंट्स, इसमें एक बहुत गजब की बात है, ये खाली स्पेस जो बचता है ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है, ये भी मूव करता है। ये क्या करता है, बगल के इलेक्ट्रॉन को या कहीं और दूसरे इलेक्ट्रॉन को, जैसे ये दूसरा वाला जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन है, हाँ, इसको यहाँ से खींच लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो यहाँ फिर से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये खाली स्पेस जो था यहाँ आ जाएगा। तो ये खाली स्पेस जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है ना। खाली स्पेस मतलब पॉजिटिव चार्ज इस पर था, अब पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया। वैसे भी जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है पॉजिटिव चार्ज आता ही है, तो अभी यहाँ से निकला था पॉजिटिव चार्ज यहाँ था, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज जो था, ज़्यादा डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज की इधर दिखाई देती है। अब ये पड़ोसी इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो ये होल वहाँ चला गया, है ना। ये एक खाली स्पेस यहाँ आ गया, खाली स्पेस यानी इम्पटी स्पेस यहाँ आ गया, तो ये इम्पटी स्पेस यहाँ आने का मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के निकलने के वजह से जो पॉजिटिव चार्ज आया था वो ट्रेवल कर रहा है, वो क्रिस्टल के भीतर ही ट्रेवल कर रहा है। जिससे एक बात ये पता चल रही है, इलेक्ट्रॉन तो ट्रेवल करता ही करता है, बट जहां से निकला होता है उसके लिए जो वैकेंट स्पेस हुआ करता है वो भी ट्रेवल करता है विद इट्स पॉजिटिव चार्ज, अपने पॉजिटिव चार्ज के साथ वो भी ट्रेवल करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है उस वैकेंट स्पेस को नाम दे दिया जाता है होल। क्या नाम दे देते हैं? होल। कंसिडर करते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है वैसे ये भी ट्रेवल करता है। इस प्रकार से सेमीकंडक्टर के भीतर करंट कंडक्शन के लिए 2 पार्टिकल मतलब 2 स्पेस ट्रेवल करती हैं, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है होल्स। ओके, तो इस तरह से कैसे कहा जाता है, इन सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर द
charge carriers. In semiconductor, electrons and holes are current carriers. दूसरी बात आती है स्टूडेंट्स इन लिक्विड्स. लिक्विड्स में कौन होते हैं? पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस, है ना, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस. जैसे CuSO4 सोल्यूशन है, इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu डबल प्लस SO4 माइनस माइनस. अभी आपने NaCl के बारे में पढ़ा था. NaCl का एक्वस सोल्यूशन होता है तो उसमें ब्रेक हो जाता है Na प्लस Cl माइनस. ये जो अपोजिटली चार्ज आयंस हैं ये लिक्विड के भीतर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस लगा देने पर तो उन्हीं की वजह से उसमें करंट फ्लो करती है. ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी कि लिक्विड्स में पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस करंट कैरियर का काम करते हैं. तीसरी बात है इन गैसेस. इन गैसेस, गैसेस में स्टूडेंट्स क्या होता है? जनरली गैसेस तो इंसुलेटर का काम करती हैं, लेकिन कभी कभी सन से आने वाली एनर्जेटिक रेज के द्वारा या हाई पोटेंशियल के द्वारा बाय एनी मीन्स कभी कभार गैसेस को आयनाइज कर दिया जाता है. गैसेस के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं. ठीक, अब कोई गैस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो मॉलिक्यूल पॉजिटिवली चार्ज आयन बन गया और इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकला ही. अब चूंकि गैस पार्टिकल है भाई, तो गैस के पार्टिकल मूव करने के लिए फ्री होते हैं, तो वहां पे जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो भी मूव करने के लिए फ्री है और जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो भी मूव करने के लिए फ्री है. तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गैसेस में नॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज आयंस और इलेक्ट्रॉन्स करंट कैरियर होते हैं, लेकिन कभी कभी रेयर केसेस में नेगेटिवली चार्ज आयंस भी उसमें करंट कैरियर का काम करते हैं. तो इस तरह से गैसेस में पॉजिटिवली चार्ज आयंस and electrons are the charge carrier. okay students. और डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज जैसे कैथोड रे वगैरह की आप अगर स्टडी अगर किए होंगे तो उसमें देखेंगे डिस्चार्ज ट्यूब है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं और प्रोटॉन्स का मतलब ये जो हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उनको हम नॉर्मली प्रोटॉन्स भी कहा करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स और ये हाइड्रोजन आयन के मोशन की वजह से करंट फ्लो करती है. नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स एंड ये प्रोटॉन्स की वजह से उसमें करंट का कनेक्शन होता है. तो स्टूडेंट्स, वही इन वैक्यूम ट्यूब्स हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे, है ना, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब अगर बोल रहे हैं, है ना, डिस्चार्ज ट्यूब बोल रहे हैं तो हो सकता है उसमें हाइड्रोजन गैस वगैरह भरी गई हो, उसकी बात अलग है. लेकिन अगर हम वैक्यूम ट्यूब बोल रहे हैं तो वैक्यूम ट्यूब में कोई गैस होती नहीं, तो वहाँ पे हाइड्रोजन आयन या ऐसा कुछ आने की कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है. वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात होती है. एक तरफ कैथोड लगा होता है, एक तरफ एनोड लगा होता है. कैथोड को हीट किया जाता है, इससे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो एनोड तक पहुँचते हैं, है ना, कैथोड एनोड तक पहुँचते हैं. उसके बाद उसमें वजह से करंट का फॉर्मेशन होता है, करंट फ्लो करती है. तो इन वैक्यूम ट्यूब की बात की जाएगी, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स. ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी. तो आज रही चार्ज कैरियर्स की बातें और कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोग को बताया है. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर, जो कि थोड़ा बहुत मैं डिस्कस कर चुका हूं, और उसके बेसिस पे और भी कुछ डिफिनेशंस हैं जो मैं क्लियर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में. तो ओके स्टूडेंट्स, आप लोग देखते रहिए, नोट्स बनाते चलिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद.